नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे बचेंद्री पाल जी द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। बचेंद्री पाल जी जो हैं वह हमारे भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट हमारे पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई लगभग 29,029 फीट है, जो कि 8,848 मीटर है। ये सबसे ऊंचा पर्वत है पृथ्वी का। और इस पाठ में बचेंद्री पाल जी ने अपना अनुभव लिखा है कि जब वो माउंट एवरेस्ट चढ़ने गई उन्होंने किन किन चुनौतियों का सामना किया, ये सफ़र उनका कैसा था। तो हम इस पाठ में उनके अनुभव को जानेंगे और बहुत सी चीज़ें जानेंगे एवरेस्ट के बारे में। तो इस विषय को शुरू करने से पहले मैं आपको एवरेस्ट के बारे में कुछ चीज़ें बता देना चाहूँगी। कुछ जगहों के नाम कि चढ़ाई करने से शुरुआत से लेकर चोटी तक पहुंचने तक क्या क्या रास्ते आते हैं, उनका नाम क्या है, बीच में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, इन चीज़ों का नाम हम पहले जान लेंगे। क्योंकि अगर हमें ये नाम याद हो जाएंगे तो हम आसानी से इस चैप्टर को समझ सकते हैं, इस पार्ट को समझ सकते हैं और हमें चीज़ों को याद रखने में आसानी होगी। क्योंकि इस विषय से अधिकांश प्रश्न नाम, तारीख, इन चीज़ों पर आ सकते हैं। तो अगर आपको ये सब फैक्ट्स पता होंगे तो आप अपने मन से भी आंसर लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए पहले माउंट एवरेस्ट क्या है। माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है वो नेपाल और चीन की सीमा पे फैला हुआ है। इसको चढ़ने के दो रास्ते हैं, मुख्यतः दो रास्ते हैं। ऐसे तो बहुत रास्ते हैं पर मुख्य जो रास्ते हैं वो दो हैं। एक है दक्षिण पूर्वी पहाड़ी का रास्ता जो नेपाल से होके जाता है, और एक है उत्तर पहाड़ी का रास्ता जो तिब्बत से होके जाता है, चाइना की तरफ से। तो जो बचेंद्री जी का दल है वह दक्षिण पूर्वी पहाड़ी से जाने वाला है। तो जब हम नेपाल से जाते हैं तो हमें पहले काठमांडू जाना होता है। काठमांडू जाने के बाद काठमांडू में एक लिउखला एयरपोर्ट है, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ से फिर नमचे बाज़ार जाते हैं। नमचे बाज़ार नेपाल का एक गांव है। फिर नमचे बाज़ार से जाते हैं पैरिच। पैरिच भी एक गांव है। उसके बाद जाते हैं बेस कैंप। बेस कैंप जो है इनका सबसे पहला कैंप है। बेस कैंप पर ये लोग चल के जाते हैं, उन्हें कुछ दिन लगते हैं बेस कैंप पहुँचने में। बेस कैंप के बाद बेस कैंप से असली चढ़ाई शुरू होती है। बेस कैंप से वो जाते हैं कैंप 1 को। कैंप 1 और बेस कैंप के बीच में आता है खुम्बू हिमपात, जो कि सबसे ख़तरनाक रास्ता है। सबसे ख़तरनाक तो नहीं है पर बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पे हिमपात होता है। हिमपात मतलब आइस फॉल, बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ की चट्टानें गिर जाती है, बर्फ़ के चट्टानों से बड़े बड़े बर्फ़ के खंड गिरते हैं। तो ये जानलेवा भी होता है। तो बेस कैंप से कैंप 1 जाने के लिए इन्हें खुम्बू ग्लेशियर को पार करना पड़ता है। फिर खुम्बू ग्लेशियर पार करने के बाद ये कैंप 1 पे आ जाते हैं। देखिए, माउंट एवरेस्ट के पास लग के ही पास में दो पर्वत और हैं जिनका नाम है, एक का नाम है लोत्से और एक का नाम है नुप्त्से। ये आगे आप पढ़ेंगे, इस विषय में दिया है। तो लोत्से और नुप्त्से दो पर्वत हैं। लोत्से जो है वो माउंट एवरेस्ट के ठीक सामने है और नुप्त्से जो है वो लोत्से के साइड में है। तो एक ट्रायंगल जैसा बनाते हैं ये तीनों पर्वत। तो जब ये लोग कैंप 1 पे जाते हैं, जो कैंप 1 होता है वो नुप्त्से के साइड में होता है, वो नुप्त्से के ठीक बाजू में होता है कैंप 1। फिर कैंप 1 से इन्हें जाना होता है कैंप 2। कैंप 1 से कैंप 2 के बीच में एक और चुनौती होती है जिसका नाम है वेस्टर्न कम। वो चुनौती क्यों है? क्योंकि वहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, मतलब गर्मी होती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं होती, एकदम सन्नाटा होता है। वो इसीलिए एक चुनौती है क्योंकि आप बर्फ़ की पर्वत पे चढ़ाई करने जा रहे हैं जहाँ पे माइनस में रहता है तापमान, और उसके बीच में जो रास्ता है वो वहाँ पर ये एक वैली है, यहाँ पे तापमान ज़्यादा रहता है, यहाँ पे हवा नहीं रहती, तो लोगों को चढ़ाई करने में दिक्कत हो सकती है। तो ये एक चुनौती है कैंप 1 से कैंप 2 के बीच में। फिर ये लोग कैंप 2 पे आते हैं। कैंप 2 पे जब आप पहुंचेंगे, लोत्से पर्वत आपके ठीक सामने होगा। कैंप 2 लोत्से के ठीक सामने होता है। फिर कैंप 2 से जाते हैं कैंप 3। कैंप 3 जो होता है वो लोत्से पर्वत के ऊपर होता है, उसकी ढलान पे।
फिर कैंप 3 से जाते हैं कैंप 4। कैंप 3 से कैंप 4 जाने के लिए इन्हें और एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है जिसका नाम है जेनेवा स्पर। जेनेवा स्पर एक चुनौती क्यों है? क्योंकि ये जो है ये पत्थर की एक ढलान है, पत्थर से बनी हुई ढलान है। और ये इसलिए चुनौती है क्योंकि पहली बात ये ढलान है, ढलान पे चढ़ना ऐसे ही मुश्किल होता है और ज़्यादा मुश्किल तब होता है क्योंकि ये पत्थर की बनी है। क्योंकि पत्थर पे आप कुछ भी मतलब क्या कुल्हाड़ी वगैरह आप घुसा नहीं सकते उसके अंदर, वहाँ पे कुछ भी टिका पाना बहुत मुश्किल है। तो इस पर चढ़ना, रस्सी के सहारे आपको चढ़ना पड़ता है। तो ये एक चुनौती है। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये पत्थर जो होते हैं ये बहुत ढीले होते हैं। एक एक पत्थर बहुत ढीले होते हैं। किसी पत्थर पे आपका पैर है तो आप पैर रख के चढ़ रहे हैं तो वहाँ पे चांसेस है कि वो पत्थर निकल के गिर जाए, आप भी स्लिप होकर गिर सकते हैं। तो इसीलिए ये एक चुनौती भरा रास्ता है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये लोत्से के ढलान पर है और अगर कोई नीचे गिरता है तो फिर उसका खेल ख़त्म। कैंप 3 से कैंप 4 आ जाते हैं। कैंप 4 से फिर जाना, कैंप 4 जो है वो आखिरी कैंप होता है। इसके आगे और कोई कैंप नहीं है। इसके बाद सीधा चोटी पे चढ़ेंगे। कैंप 4 से चोटी पर चढ़ना भी आसान नहीं है। उसके बीच में और एक खतरा है, साउथ कोल, जिसका नाम है। साउथ कोल को डेथ जोन, मृत क्षेत्र कहा जाता है। ये मृत क्षेत्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन न्यूनतम क्षेत्र है। ऑक्सीजन न्यूनतम क्षेत्र मतलब यहाँ पे बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होता है। -36 डिग्री टेम्परेचर रहता है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता है, तेज़ गति से हवा चल रही होती है, तूफ़ान आए हुए होते हैं यहाँ पर और यहाँ पे ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल होता है। कैंप 4 तक पहुँच जाने के बाद कैंप 4 से चोटी तक जाना सबसे कठिन रास्ता होता है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में। और यहाँ पर कोई भी ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, उन्हें जल्दी से जल्दी वापस नीचे आना पड़ता है। कैंप 4 से नीचे आना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होता है। यह ऑक्सीजन न्यूनतम क्षेत्र होता है। तो ये था माउंट एवरेस्ट का चोटी तक पूरा रास्ता। तो इस विषय को शुरू करेंगे। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। जो इनका अभियान दल था वो कब निकला? 7 मार्च को निकला। कहाँ से? दिल्ली से निकला काठमांडू के लिए हवाई जहाज से। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था। एक मजबूत दल पहले ही चला गया था। देखिए, जब भी कोई दल चढ़ाई करने जाने वाला होता है तो उसके कुछ टाइम पहले ही एक अग्रिम दल चला जाता है। अग्रिम मतलब पहले जाने वाला एक दल चला जाता है जो कि शेरपाओं का दल होता है। वो दल पहले क्यों जाता है? क्योंकि जो बर्फ़ की पर्वत है उस पर चढ़ाई करना है तो वहाँ पे हर वक्त बर्फ़ गिरती रहती है। तो वो बर्फ़ से भरे रास्ते को साफ़ करने के लिए और चढ़ाई करने वालों के लिए सीढ़ी लगाना, रस्सियाँ वगैरह बांधना, ये सब इंतज़ाम करना, पर्वतारोहियों का सामान लेना, वो बहुत सारी चीज़ें उपकरण अपने साथ लेके जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, स्वेटर हो गया, कुल्हाड़ी, फावड़ा, बहुत सी चीज़ें वो अपने साथ लेके जाते हैं। रस्सी, गैटर, कैराबाइनर, बहुत सी चीज़ें उनके साथ होती है। तो ये सब उनके शेरपा ले जाते हैं जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ़ कर सकें। तो उनका काम होता है कि उनके पहुंचने से पहले ये बर्फ़ के रास्ते को साफ़ करते रहें। दुर्गम हिमपात मतलब दुर्गम मतलब कठिन, चुनौती वाला, जहाँ पहुंचना कठिन होता है। और हिमपात मतलब बर्फ़ गिरना, बर्फ़ के बड़े बड़े खंडों का गिरना। नमचे बाज़ार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। यह नमचे बाज़ार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सगरमाथा नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। तो अब पंचेंद्र जी कहाँ गए थे? नमचे बाज़ार आ गए थे। नमचे बाज़ार जो है शेरपा लैंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। शेरपा लैंड वो जगह है जहाँ पर शेरपा लोग रहते हैं। नेपाल का एक गाँव है। नमचे बाज़ार से ही उन्होंने पहली बार एवरेस्ट को देखा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। नेपाली लोग माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से
बुलाते हैं, जिसका अर्थ है स्वर्ग की चोटी। वो इसे सागरमाथा कहते हैं और यह नाम बचेंद्र जी को बहुत अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल प्लूम देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। तो जब बचेंद्र जी एवरेस्ट की तरफ गौर से देख रही थी, उन्होंने क्या देखा? उन्हें पर्वत की शिखर पर एक भारी बर्फ का बड़ा फूल प्लूम दिखा। अब ये प्लूम क्या है? देखिए, पर्वत के ऊपर क्या होता है, 150 किलोमीटर की स्पीड से जब हवा चलती है ऊपर, नॉर्मली वहाँ पे उसी रफ्तार से हवा चलती है, क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं होता वहाँ पर, -36 के आसपास तापमान रहता है। तो वहाँ पे जब बहुत तेज़ी से हवा चलती है, जब पर्वत पर तूफान आता है, तो जो सूखा बर्फ़ होता है वो उड़ने लगता है और वो उड़ के कोई भी आकार ले सकता है। तो वो पर्वत की शिखर पर इन्हें दूर से ध्वज के जैसा दिख रहा था। और ये जो प्लूम होता है वो छोटा मोटा नहीं होता, वो बहुत बड़ा और लंबा होता है, क्योंकि पूरा पर्वत बर्फ़ से बना हुआ है और जब हवा चलती है तो एकदम वो बर्फ़ उड़ने लगता है उस पूरे शिखर पर, उस रास्ते पर बर्फ़ उड़ते है एकदम, और सब कुछ धुंधला दिखता है। बर्फ़ का तूफ़ान चलता है वहाँ पे, जैसे रेत का तूफ़ान आप देखे होंगे रेगिस्तान वगैरह में, जब रेत उड़ती है तो कैसा होता है, कुछ नहीं दिखता। तो ये वैसा ही होता है और ये 10 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। मतलब जब पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ने जाते होंगे तो उन्हें इनका सामना करना पड़ता होगा, उन्हें इस तूफ़ान को देख के गुजरना होता होगा। तो यह बचेंद्र जी को डराने के लिए काफ़ी था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा, वो एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेर्पा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते की बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लौत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेर्पा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। जब ये 26 मार्च को पेरिस पहुंचे तो इन्हें हिमस्खलन, बर्फ के गिरने की वजह से एक शेर्पा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। देखिए, 7 मार्च को दिल्ली से निकले थे काठमांडू के लिए, अब ये कहाँ पहुँचे? 26 मार्च को पेरिस पहुँचे। डेट याद रखिएगा, जगहों के नाम याद रखिएगा, कब निकले, कहाँ पहुँचे, ये सवाल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इन्हें एक दुखद समाचार मिलता है एक शेर्पा कुली की मृत्यु का। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते की बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लौत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। तो खुम्बू हिमपात के रास्ते पे जो जा रहे थे, मैंने आपको कहा था बेस कैंप से कैंप 1 जाने के लिए इन्हें खुम्बू ग्लेशियर, खुम्बू हिमपात के रास्ते को क्रॉस करना पड़ता है। तो जब उस रास्ते से अभियान दल जा रहे थे तो उसकी बाईं तरफ की पहाड़ी से क्या हुआ, एक बर्फ का चट्टान, जो बर्फ़ की चट्टान थी वो नीचे खिसक आई, जिसके वजह से शेर्पा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। तो मैंने कहा था ये रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है बेस कैंप से कैंप 1 का, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ के खंड गिरते हैं, बर्फ़ के पर्वत, बर्फ़ की चट्टानें खिसक आती है। हाँ, इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। तो क्या कहते हैं, इस समाचार के कारण अभियान दल जो थे उनके जो सदस्यों के चेहरों पर अवसाद, दुख छा गया, जिसको देखकर उनके जो नेता थे, उनके दल के जो नेता थे, कौन थे? कर्नल खुल्लर थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जो
एक अभियान है, ये एक महान अभियान है और इसमें खतरे तो क्या, कभी कभी मौत को भी सहज रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि माउंट एवरेस्ट चढ़ना इतना आसान कार्य नहीं है। इतने बड़े चुनौती वाले कार्य के लिए आए हो तो मौत तो छोटी सी चीज़ है, मौत को भी सहज भाव से स्वीकार कर लेनी चाहिए। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उपनेता प्रेमचंद, देखिए इनके दल के जो नेता हैं वो हैं कर्नल खुल्लर, और इनके पहले जो शेरपाओं का दल गया था उसके जो नेता हैं वो कौन है, प्रेमचंद। जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे 26 मार्च को पेरिस लौट आए। वो ऊपर चले गए थे, मतलब बेस कैंप से आगे कैंप 1 तक चले गए थे, अब वो लोग नीचे आ गए, वापस पेरिस आ गए इनके पास। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बु हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। जो पहले शेरपाओं का दल गया था वो रास्ता साफ करने गए थे, तो उन्होंने कैंप 1 तक का रास्ता साफ कर दिया था। वो दल ऊपर ही था लेकिन नेता नीचे आ गए थे इन्हें खुम्बु हिमपात की स्थिति से अवगत कराने के लिए। उन्होंने बताया कि ऐसे बर्फ़ की चट्टानें गिर रही है, बर्फ़ गिरना अभी भी जारी है, तो वो उन्हें इस स्थिति से अवगत करा रहे थे ताकि वो उसी तरह से तैयारी करके सतर्क होकर चढ़ाई करें। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। हिमपात ने अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ते खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। तो वो कह रहे हैं कि सारा कार्य कर दिया गया है, पुल बना दी है, रस्सी वगैरह बांध दिए हैं, झंडियों से रास्ते चिन्हित कर दिए हैं। तो ये सब काम शेरपा करने गए थे तो वो सब कार्य उनका हो गया है। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया गया है, मतलब क्या क्या कठिनाई आ सकती है उसका मुआयना पूरी तरह से कर लिया है। हर चीज़ का एक बेसिक आइडिया उन्होंने ले लिया है ताकि वो उसी तरह से तैयार होकर चढ़ाई कर सकें। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना भी जारी है। तो कह रहे थे कि बर्फ़ भी गिर रहा है और हो सकता है कि बर्फ़ की वजह से रास्ता फिर से जो हमने साफ़ किया था वहाँ पे फिर से बर्फ़ गिर गई है। और तो हम जो चिन्ह वगैरह, झंडी वगैरह हमने लगाई थी, चिन्हित किए थे, रास्ते चिन्हित किए थे, वो सब व्यर्थ हो गए होंगे। वो सब कार्य दोबारा से करने पड़ सकते हैं। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे, तो ये बेस कैंप पहुंचे नहीं थे, उसके पहले इन्हें और एक मृत्यु की खबर मिली जो कि रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। क्यों हो गई उनकी मृत्यु? क्योंकि जलवायु अनुकूल न होने के कारण। अब पर्वत पर चढ़ने जा रहे हैं, ऊंचाई पे जितना जाएंगे वहाँ पे तापमान उतना कमते जाएगा, ठंड बढ़ती जाएगी, तो ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी, तो हर इंसान उसे झेल नहीं पाता। तो इसी वजह से जलवायु अनुकूल ना होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो जाती है। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। ये अभी तक बेस कैंप पहुँचे भी नहीं है और 2 मृत्यु की खबर इन्हें मिल गई, 4 शेरपा घायल हो गए, तो आशाजनक स्थिति नहीं है, निराशाजनक स्थिति थी। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। तो अब जब ये बेस कैंप पहुंच गए तो अब यहाँ से इन्हें और ज़्यादा अच्छे से एवरेस्ट दिखाई दे रहा है। अब इन्हें लोत्से और नुत्से पर्वत भी दिखाई दे रहा है। तो अब ये कह रहे हैं, ये भौचक्की हो गई इनकी ऊंचाइयों को देखकर, वो एकदम भौचक्की हो गई कि कितना लंबा रास्ता है और कितने सारे छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े बर्फ़ के रास्ते हैं जिन्हें देखकर इन्हें जाना होगा। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार के गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का
मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। चट्टानें जब बर्फ की खिसकती है, गिरती हैं, तो वो तो अव्यवस्थित ढंग से ही गिरेंगी। व्यवस्थित होकर थोड़ी गिरेगी, या छोटे छोटे टुकड़ों में गिरेगी या बड़े टुकड़ों में गिरेगी, कोई गारंटी, कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता इस बात का। तो वो तो पर बता रही हूँ कि किस्मत की बात है, किसके किस्मत में क्या आता है। तो ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती थी। ग्लेशियर क्या है? बर्फ़ की नदी है। बर्फ़ की नदी बहेगी तो बर्फ़ तो ऊपर से गिरेगा ही, तो बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी। तो ये कठिनाई थी, एक चुनौती थी इन लोगों के लिए, हर पर्वतारोही के लिए होती है जो चढ़ने जाते हैं पहाड़ पर। तो ये अचानक खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम वितर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। देखिए, जब बर्फ़ की चट्टानें, पहाड़ें जब गिरती है तो बड़े बड़े खंड गिरते हैं। बड़े बड़े खंड मतलब वो 2 किलोमीटर जितना लंबा और बड़ा टुकड़ा भी हो सकता है, वो 1 किलोमीटर जितना भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है उसका साइज़, हम नहीं कह सकते। तो जब ऐसे बड़े बड़े एकदम बर्फ़ गिरते हैं तो क्या होता है, वो जहाँ पे गिरते हैं वो उस जगह पर भी दरार बना देती है। एक बर्फ़ की ज़मीन पे और एक बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा गिरेगा तो वो दरार आ जाती है उस ज़मीन पर। तो जिस वजह से पर्वतारोहियों को वो दरार पार करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। और दरार कई बार इतने बड़े बड़े होते हैं कि अगर आप दरार में गिर गए तो आपको बचा पाना मुश्किल होगा, आप उस दरार के अंदर गिर के मर जाएंगे। तो ये भी एक चुनौती है जिसे हिमविदर कहते हैं। हिमविदर को अंग्रेज़ी में क्रेवस कहते हैं। क्रेवासिस जो सीढ़ी लगा के पार करते हैं, सीढ़ी बिछाते हैं, उस पर चल के वो उस दरार को पार करते हैं। दरार सुनने में हमें यहाँ पर बहुत छोटा लगता है, ऐसा लगता है कि छोटा दरार आते, नहीं, मतलब बहुत दूरी बन जाती है, तो जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोही और कुली को प्रतिदिन छूता रहेगा। मतलब इतना बर्फ गिर रहा था कि प्रतिदिन कम से कम 1 दर्जन कुली आरोहियों को तो वो छूता ही रहेगा, तो बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। तो दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन नए आने वाले अधिकांश सामान को हम हिमपात के आगे रास्ते तक ले गए। ये खुम्बू हिमपात के आगे रास्ते तक ले गए थे अपने सामानों को, और जो डॉक्टर मीनू मेहता थी वो उन्हें इन सब उपकरणों का प्रयोग सिखा रही थी। रस्सी की सीढ़ियों से कैसे पुल बनाएं, लट्ठे और रस्सियों का कैसे उपयोग करें, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को कैसे बांधेंगे, तो ये सब, और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। इनके जो पहले दल गए थे उन्होंने क्या क्या अभियांत्रिक कार्य किए हैं, अभियांत्रिक मतलब तकनीकी कार्य जो भी उन लोगों ने किए हैं, उस कार्य के बारे में उन्होंने इन्हें जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। तो ये पहली 2 महिलाएं थीं जो कैंप 1 तक पहुंच पाई थी, क्योंकि कैंप 1 तक पहुंचना बहुत कठिन है, क्योंकि बेस कैंप और कैंप के बीच में खुम्बू हिमपात आता है। तो ये लोग पहुंच गए। अंगदौरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। अंगदौरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा, ये भी इनके 3 साथी हैं जो आगे गए हैं, साउथ कोल पहुंच गए और
29 अप्रैल को, कब? 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाई। ये जब कैंप 1 पर पहुंचे थे, उसके बाद फिर ये लोग थोड़े दिन बाद ये लोग कैंप 4 तक पहुंच गए। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेनजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेर्पा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान था, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो अप्रैल में जब बचेंद्री जी बेस कैंप पे थी, उनसे मिलने कौन आए? तेनजिंग अपनी छोटी सुपुत्री डेकी के साथ आए। तेनजिंग कौन है? तेनजिंग नॉर्गे हैं, जो पहले 2 इंसानों में से एक है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। उन्होंने एडमंड हिलेरी जी के साथ चढ़ाई की थी। तो अब वो तेनजिंग जी इस अभियान दल से मिलने आए हैं अपनी सुपुत्री डेकी के साथ। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेर्पा कुली से बातचीत की जाए। तो वो दल से मिलने आए थे, वो हर किसी से बात करना चाहते थे। तो जब बचेंद्री जी की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। नौसिखिया मतलब नया नया सीख कर आई हूँ, मेरे पास कोई तजुर्बा, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एवरेस्ट उनका मेरा पहला अभियान है। तो तेनजिंग हंसे और कहने लगे कि एवरेस्ट उनका भी पहला अभियान था, लेकिन ये अलग बात थी कि उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। 7 बार प्रयास करने के बाद वो पहुँचे थे चोटी तक। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके कंधे पर हाथ रखकर ये भी कहा कि तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें शिखर पर पहले प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15 से 16 मई 1984 बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लॉत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोब्सांग तशारिंग मेरे तंबू में थे, एंडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। तो अभी वो कहती हैं कि जब वो 15-16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन लॉत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए सुंदर रंगीन नायलन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। अब वो कैंप 3 पर पहुंच चुकी थी। कैंप 3 में थी। वहाँ पे कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोब्सांग और तसारिंग उनके तंबू में थे और बाकी 8 अन्य शरीर से मजबूत और शेरपा, एंडी शेरपा, वो लोग दूसरे तंबुओं में थे। तो जब वो गहरी नींद में सोई हुई थी तो लगभग 12:30 बजे के आसपास उनकी नींद खुली, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई एक सख्त चीज़ उनके सिर पर से टकराई और तभी उन्हें महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ उनके शरीर को कुचलते हुए चल रही है। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लॉत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। तो क्या हुआ था? ग्लेशियर के टूटकर बर्फ का एक विशाल हिमपुंज नीचे आ गिरा था। तो बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की, तो ये बहुत ज़ोर से आके गिरा। जब ये आके गिरा तो वो उनके कैंप को पूरा तहस नहस कर दिया था। देखिए, एवलांच अंग्रेज़ी में अगर आप लोगों ने सुना है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो ये उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एवलांच जो होता है, मतलब आपको एक बर्फ़ का तूफ़ान की तरह दिखेगा, धुएं की तरह दिखेगा, पर वो जब आके एकदम रुकता है वहाँ पे एकदम वो बर्फ़ पूरा भारी एकदम कठोर हो जाता है अचानक से, और वो एकदम एक बर्फ़ की चट्टान की तरह
आके एकदम गिरता है और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये जो बर्फ़ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ़ के इस विशाल पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से आते हुए इनके कैंप को तहस नहस कर दिया। तो वो जब आके गिरा एकदम से तो इनका कैंप तहस नहस हो गया। उन्हें लगा कि कोई चीज़ उन्हें कुचल के जा रही है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बहुत लोगों को चोट भी लगी थी, लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। तो ये जिस तंबू में थी वहाँ पे भी उनके तंबू पर भी गिर गया था। तो वो पूरा बर्फ एकदम से ऊपर से आके गिर गया था तंबू पे। तो जो लोब्सांग जी थे उनके साथी, उन्होंने अपनी छुरी से बर्फ को काट काट के खोद खोद के इन्हें तंबू से बाहर निकाला। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। तो जब सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। ये कैंप 3 पे थे जब हादसा हुआ, इनका कैंप तहस नहस हो गया। तो फिर ये वापस नीचे आते हैं कैंप 2 पर। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे खुद के बनाए स्ट्रेचर, इन्होंने खुद अपने स्ट्रेचर बनाया, सीढ़ियों वगैरह से स्ट्रेचर बना के उन्हें नीचे लाए। तो कर्नल खुल्लर जो उनके नेता थे उन्होंने कहा कि इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का ये जबरदस्त साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तो जिन लोगों को चोट लग गई थी पुरुष सदस्यों को, उन्हें सबको बेस कैंप जाना पड़ा अपना इलाज करवाने के लिए। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? इन्होंने कहा, जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? इन्होंने कहा, नहीं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने कहा, नहीं। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वो भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। तो ये अभी कैंप 4 पर पहुंच चुकी थी। कैंप 4 साउथ कोल कैंप है। कैंप 4 वो अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह इकट्ठे किए, कुकिंग गैस और ये सब सामान इकट्ठे किए। और जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा उनका एक साथी आया तो उन्होंने चाय के लिए उन्हें पानी गर्म करते हुए देखा। ये पहुंच चुकी थी कैंप 4 में। तो अभी ये क्या करेंगी, ये सबके लिए चाय वगैरह लेकर जाते हैं। ये देखिए, ये इनका अच्छा स्वभाव था कि अगर ये ठीक है तो ये चाहते थे कि अपने साथियों की मदद करें। तो ये वही कर रही हैं, वो अपने साथियों की मदद करती हैं। की, जय, मीनू, बिस्सा, लोब्सांग ये सब इनके साथी हैं। वे धीरे धीरे आ रहे थे। की, जय और मीनू धीरे धीरे आ रहे थे। उन्हें चिंता हो रही थी क्योंकि अगले दिन इन्हें उन्हीं के साथ ऊपर जाना था चोटी पर। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। देखिए, ये चाय जूस वगैरह लेकर नीचे उतर रही थी। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जब ये कैंप से निकलती हैं तो हवा चल रही थी, बर्फीली हवा, ठंडी हवा चल रही थी।
जैसे ही वो बाहर आई उनकी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी पहुंचे नहीं थे। जय उन्हें जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। जेनेवा स्पर मैंने कहा था कैंप 3 और कैंप 4 के रास्ते में आता है। ये कैंप 4 पर थी तो अब ये नीचे उतर रही है, तो ये जेनेवा स्पर के ठीक नीचे उन्हें जय मिलता है और वो कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी लेता है। कृतज्ञतापूर्वक मतलब ग्रैटिट्यूड के साथ आभारी होकर वो चाय वगैरह पीता है और उन्हें आगे नीचे उतरने से रोकने की कोशिश करता है। ऊपर वो रुकती नहीं, उन्हें की से भी मिलना होता है तो वह नीचे जाती है और थोड़े नीचे उतरने के बाद वो की को देखती है। की उन्हें देखकर हक्का बक्का रह जाता है और वो उनसे पूछते हैं कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री। मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। तो की भी उन्हें कह रहा है कि क्यों इतना बड़ा जोखिम लेकर नीचे आई। तो वो कहते हैं कि वो मदद करना चाहती हैं और वो लेकिन की वो चाहती है कि उन्हें अपना किट दे दे तो वो लेकर ऊपर चली जाएंगी, लेकिन की उन्हें अपना किट नहीं देते हैं। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई और बर्फ़ पिघलाया, चाय बनाई, कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदौर बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। तो सब वापस चले जाते हैं साउथ कोल कैंप पर और वहाँ पर वो सुबह 4:30 बजे उठ जाती हैं। सुबह 4 बजे उठ जाती हैं और बर्फ़ पिघला के चाय बनाती हैं, बिस्किट और चॉकलेट का नाश्ता करती हैं। 5:30 बजे वो अपने तंबू से बाहर आती है तो उन्हें अंगदौर मिलते हैं। अंगदौर बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाले थे, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं रहना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। तो वो बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाले थे। ऐसा बहुत पर्वतारोहियों का रहता है जिन्हें रिकॉर्ड बनाना होता है, तो वो बिना ऑक्सीजन के जाते हैं। तो अंगदौर भी बिना ऑक्सीजन के जाने वाले थे, जिसके कारण उनके पैर ठंडे पड़ जाते थे, तो वो ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में नहीं रह सकते थे शिखर कैंप पर। तो उन्हें या तो उसी दिन चोटी तक जाकर वापस आना था या तो उन्हें अपना प्रयास छोड़कर वापस घर जाना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदौर के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदौर पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। बचेंद्री दिश जाना चाहती थी, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और उन्हें आने वाले खतरों का भी अंदाज़ा था, पर वो बहुत ही साहसी लड़की है और उन्हें पता है कि वह इन चुनौतियों को झेल सकती हैं। तो वो तैयार हो गई अंगदौर के साथ जाने के लिए। सुबह 6:20 पर जब अंगदौर और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी और मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदौर एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो 6:20 पर जब अंगदौर और मैं साउथ कोल से बाहर निकले, दिन ऊपर चढ़ गया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, ठंड लेकिन अधिक थी। वो अपने उपस्कर में सुरक्षित और गर्म थी और उन लोगों ने बगैर रस्सी के चढ़ाई की और अंगदौर निश्चित गति से ऊपर चढ़ रहे थे, तो ये भी उनके साथ साथ चल रही थी। उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ़ की सीधी व ढलाव चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी शक्ति से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांते काट सकें। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया।
तो ये लोग जब चढ़ के जाते हैं तो इन्हें वो रस्सी और फावड़े के सहारे से जाते हैं, तो वो सब लगाने के लिए बर्फ़ के अंदर उस फावड़े को घुसाना पड़ता है, लेकिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा सख्त थी तो उन्हें थोड़ा मेहनत करना पड़ा। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो वो 2 घंटे में शिखर कैंप पर पहुंच गए थे। अब उन्हें बस चोटी तक जाना था। तो कह रहे थे पहले दल ने 4 घंटे लगाए थे, अगर हम इसी गति से जाएंगे तो हम दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने अपनी रस्सी अपनी सुरक्षा की वजह हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। तो लाटू भी उनके साथ आ जाते हैं। लाटू बीच में से रस्सी पकड़ के चलते हैं। अब वो तीनों रस्सी के सहारे चलते हैं। लाटू जो है वो रस्सी अपने लिए नहीं पर इनके संतुलन को बनाए रखने के लिए पकड़ के चलते हैं। और लाटू जी क्या ध्यान देते हैं? वो यह ध्यान देते हैं कि जिस ऊंचाई पर सामान्यतः एक इंसान को 4 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेना चाहिए, वहाँ उस जगह पर बचेंद्र जी लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट ले रही थी। तो उन्होंने क्या किया, वो रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही है। उनका ऑक्सीजन कम था, 2.5 लीटर पर मिनट था, जो कि उन्होंने फिर 4 लीटर पर मिनट कर दिया। तो अब उन्हें और कंफर्टेबल फील हुआ। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज़ हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों के चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। जैसा कि हम शुरू में पढ़ के आए हैं, 150 किलोमीटर की गति से हवा चलती है और सूखे बर्फ उड़ते हैं, दृश्यता एकदम शून्य हो जाती है। यही सब उन्हें दिख रहा था। और लेकिन फिर थोड़ी दूर बाद उन्हें दिखता है कि अब कोई ऊंचाई चढ़ाई रही नहीं है और ढलान एकदम सीधा नीचे चली गई है, मतलब वह शिखर पर पहुंच गई थी। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा की सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। 23 मई 1984 के दिन 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर वे एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले में दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और उसको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। अब वो इतनी बड़ी चुनौती जीत ली थी, उन्होंने अपना सपना हासिल कर लिया था। एवरेस्ट की चोटी पर थी, लेकिन एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 लोग खड़े हो सकते। वो चोटी है और अगर कोशिश करके भी खड़े होए और कोई किसी का पैर स्लिप हो जाए, कोई फिसल जाए तो सवाल सुरक्षा का था। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई करके सुरक्षित किया। वो बैठी घुटनों के बल पर। उन्होंने छोटी सी पूजा अर्चना की। उन्होंने अपने बैग से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला, अपने साथ लाए हुए लाल कपड़े में बांध के पूजा अर्चना करके उसे उस बर्फ़ में दबा दी।
और उन्हें उस चोटी पर अपने माता पिता का ध्यान आया, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली थी। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदौर जी, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे एक लक्ष्य तक पहुंचाया, मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो वो जैसे ही उठी, उन्होंने अपने हाथ जोड़े और अपने रज्जू नेता के प्रति आदर भाव से, जो कि रज्जू नेता मतलब जिन्होंने उनका साथ दिया, जिन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा अंत तक, तो वो उनके प्रति आदर भाव से झुकी। उन्होंने अंगदौर जी, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, मुझे लक्ष्य तक पहुँचाया, मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। अंगदौर जी जो थे वो पहले भी एवरेस्ट चढ़ चुके थे, ये दूसरी बार वो बिना ऑक्सीजन के चढ़े हैं। पहले भी बिना ऑक्सीजन के चढ़े थे, अभी भी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़े हैं। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। तो जब उनके नेता कर्नल खुल्लर को पता चलता है कि वो एवरेस्ट पर चढ़ गए हैं, वो उन्हें बधाई देते हैं, वो उन्हें उनके माता पिता को बधाई देना चाहते हैं और वो बोलते हैं कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम जिस दुनिया में वापस जाओगी वो तुम्हारे पीछे छोड़े हुए आए संसार से बहुत भिन्न होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके थे अब। तो यही था इस विषय के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जगहों के नाम और तारीख वगैरह को अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।